कि पुरुषों को प्रतिनिधि बनाकर भेजेगा जो कर्तव्य भार उठा सकेंगे और लोगों की ऊंची से ऊंची आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। इसके लिए ईश्वर हमें शक्ति दे। संविधान सभा का समापन उस दिन हुआ। 24 जनवरी 1950 की तारीख थी। उसी दिन संविधान सभा में बंबई से रत्नप्पा भरमप्पा कुमार और हिमाचल प्रदेश से वाई.एस. परमार ने सदस्यता ग्रहण की। संविधान सभा ने तब तक राष्ट्रगान के बारे में विचार नहीं किया था। उम्मीद थी कि उस दिन ये विषय विचार के लिए कार्यसूची में होगा। ये विषय था तो अवश्य, लेकिन विचार के बजाय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक घोषणा से जो निर्णय सुनाया, उसे सभा ने स्वीकार किया। राष्ट्रगान के बारे में स्वतंत्र भारत में जो प्रथा अपनाई जाएगी, उस दिन उसका प्रारंभ हुआ, जिस गान के शब्द तथा स्वर जन गण मन के नाम से विख्यात है। वो भारत का राष्ट्रगान है, किंतु उसके शब्दों में सरकार की आज्ञा से यथोचित अवसर पर हेर फेर किया जा सकता है। वंदे मातरम के गान का, जिसका भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में ऐतिहासिक महत्व रहा है, जन गण मन के समान ही सम्मान किया जाएगा और उसका पद उसके समान ही होगा। सबसे अंत में संविधान की प्रतियों पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इसके लिए अंग्रेजी की 2 प्रति और हिंदी की 1 प्रति वहां रखी गई थी। किसी तरह हमने पाया कि जिस भव्य संविधान का हमने निर्माण किया, कुछ दिनों बाद वकीलों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे चुरा लिया। क्या किसी जले भुने नेता का ये बयान है? सोचिए, ऐसा कौन कह सकता है और कहां पर और क्यों? इस समय क्या कोई इसकी कल्पना भी कर सकता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह अस्थायी लोकसभा में कहा होगा? संविधान सभा विसर्जित हो गई थी, लेकिन वही रूपांतरित होकर अस्थायी लोकसभा का कार्य कर रही थी। ये सच है। जवाहरलाल नेहरू अपनी बयानबाजी के लिए कांग्रेस में भी कुख्यात थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी उनके एक बयान को भारत विभाजन का कारण माना था। तो क्या नेहरू का ये उनकी किसी असावधानी के कारण था? बिल्कुल नहीं। इसके कारण अलग थे। उन कारणों को जानने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि वो बयान उन्होंने सोच समझ कर दिया था। बयान के शब्दार्थ से हमला वकीलों पर है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। उनमें एक अभिप्राय है। उस अभिप्राय को आर पार देखने पर वो स्पष्ट हो जाता है कि नेहरू वकीलों पर नहीं, उन न्यायाधीशों पर प्रहार कर रहे थे जिन्होंने संविधान सम्मत निर्णय किए थे, जिनके फैसलों से नेहरू न केवल अत्यंत क्रोधित हो गए थे, बल्कि संविधान को बदलकर उन्हें सबक भी सिखाना चाहते थे। इसलिए जब एच.वी. कामत ने उन्हें टोका कि वकील तो आप भी रहे हैं, तो उन्होंने इसका कोई प्रतिवाद नहीं किया। ये बात 16 मई 1951 की है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रेस और न्यायपालिका से इतने कुपित हो गए थे कि लोकतंत्र की हर मर्यादा को भुलाकर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाए। उसी प्रस्ताव पर वो बोल रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास ऐसे ही प्रसंग के लिए कह गए, प्रभुता पाए काहि मद नाही। यक्ष प्रश्न जो तब था वो आज भी है। क्या संविधान में संशोधन कर मौलिक अधिकारों को सीमित करना, अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाना और प्रेस की स्वतंत्रता को घायल करना अपरिहार्य हो गया था? ये प्रश्न सिर्फ विपक्ष ने ही नहीं पूछा था, पूरा देश पूछ रहा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में अपने भाषण से बताने और समझाने की कोशिश की कि संशोधन क्यों जरूरी है। मूल संविधान में वो पहला संशोधन था। दूसरे शब्दों में वो संविधान के पुनर्लेखन का प्रस्ताव था। कांग्रेस के एक राजनीतिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिनिधियों से कहा, भारत के संविधान पर हम गर्व कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में वो सम्मेलन 10 दिसंबर 1949 को हुआ था, जहां 70,000 से ज्यादा कांग्रेस के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। अचानक क्या हो गया कि उस संविधान को बदलने पर जवाहरलाल नेहरू आमादा हो गए? 2 बड़े कारण बताए जा सकते हैं। पहला, सरदार पटेल का निधन हो गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और के.सी. नियोगी ने नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। अर्थशास्त्री डॉक्टर मथाई आर्थिक नीतियों पर नेहरू से मतभेद के कारण मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर सरकार से बाहर आ गए थे। इन घटनाओं से जवाहरलाल नेहरू सरकार और कांग्रेस में निरंकुश हो गए थे। दूसरा कि कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें पुनर्विचार के लिए सलाह देता और संविधान में परिवर्तन से विमुख करता। दूसरी तरफ संविधान से प्राप्त मौलिक अधिकारों को
लोग न्यायपालिका से अर्जित करने लगे थे। ब्रिटिश शासन के काले कानूनों को अदालतों में एक के बाद एक दूसरी और निरंतर चुनौतियां मिल रही थीं। संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 15 नागरिक को समता का अधिकार देता है। धर्म, मूल, वंश, जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अंग्रेजों के जमाने से ही इस संविधान का हनन तमिलनाडु में हो रहा था। एक सरकारी आदेश से मेडिकल कॉलेज में दाखिले का कोटा बना हुआ था। उसे 2 छात्रों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। वे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला चाहते थे, लेकिन कोटा प्रणाली के कारण वे प्रवेश से वंचित हो गए थे, क्योंकि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चंपकम दोराई राजन उस छात्रा का नाम है और CR श्रीनिवासन उस छात्र का नाम है जिन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन छात्रों ने लोकतांत्रिक गणराज्य में समता और समानता के अधिकार के लिए संविधान की गुहार लगाई, जिसे न्यायालय ने सुना। उसका प्रभाव पड़ा। पूरे राज्य में इससे सनसनी पैदा हो गई। उन छात्रों के वकील आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर वे वेत्ता थे। संविधान के रचनाकारों में से एक थे। उनकी दलीलों में दम था। मद्रास की सरकार ने भी भेदभाव का खंडन सुनवाई के दौरान नहीं किया। जैसे जैसे मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ी, वैसे वैसे तमिलनाडु के जन जन में गहरी उत्सुकता पैदा होने लगी। 27 जुलाई 1950 को मद्रास हाईकोर्ट के 3 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया। छात्रों की जीत हुई। हाईकोर्ट ने माना कि कोटा प्रणाली से भेदभाव की प्रथा बनी हुई है, जो संविधान सम्मत नहीं है। उस फैसले से सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आरक्षण की दीवार ध्वस्त हो गई। वो एक ऐतिहासिक संवैधानिक फैसला था, जिससे कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत स्थापित हुआ। उस फैसले से संविधान के प्रावधानों के बारे में एक स्पष्टता भी हुई। वो ये कि मौलिक अधिकार सर्वोपरि है और नीति निदेशक तत्व का स्थान उसके बाद आता है। संविधान के लागू होते ही लोगों ने अपने अधिकारों के लिए ज्यादातर राज्यों में न्यायपालिका की शरण ली। नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार की राह संविधान से उनके लिए खुल गई थी। मुकदमे पर मुकदमे दायर किए जाने लगे। 15 महीनों में बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो उस समय सेंट्रल प्रोविंस और बरार कहलाता था, बंबई, मद्रास आदि में जहां जहां लोगों ने अपने अधिकार के लिए रोड़ा बने कानूनों को चुनौती दी, वहां वहां फैसला सरकार के खिलाफ गया और नागरिकों के हित में निर्णय आए। इन फैसलों से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चुनावी राजनीति में पलीता लगने लगा। पहले उन्होंने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे, उनसे बातें की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय को लिखे पत्रों में वे अपना मन खोलते हुए दिखते हैं। कुछ बातें उन्होंने कबूल की, जिसमें यह भी था कि संविधान अगर कांग्रेस की नीतियों के विपरीत जाता है तो उसे बदलकर अनुकूल बनाना है। उनके पत्रों में इस तरह के संकेत हैं। विचित्र बात यह है कि जिस संविधान को बड़े धूमधाम से कांग्रेस के नेताओं ने महान उपलब्धि बताई थी, उसे वे अपनी सत्ता राजनीति के रास्ते में बाधा समझने लगे। नेहरू ने एक फार्मूला खोजा, अपने चेहरे से उदार और लोकतांत्रिक मुखौटे को उतारने का। न्यायिक हस्तक्षेप को असंभव बनाने के लिए संविधान संशोधन को रामबाण की तरह देखा और हर संवैधानिक मर्यादा से बेपरवाह होकर अपने एजेंडे को मनवाया। इसी का एक परिणाम था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वयं संविधान संशोधन का प्रस्ताव लेकर आए। 12 मई 1951 की तारीख थी जो संशोधन प्रस्तावित था। उसे क्या वो पारित करा सकेंगे? वैसे तो वे उहापोह में भी थे। संविधान विशेषज्ञों ने जैसे ही प्रस्तावित संशोधन के बारे में सुना और जाना, तो उनकी प्रतिक्रिया थी कि वो दूसरा संविधान है। सरदार पटेल की अध्यक्षता में बनी सलाहकार समिति ने जिन मौलिक अधिकारों का प्रावधान करवाया था, उसे बंधनों में जकड़ने के लिए संशोधन प्रस्ताव आया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए अंग्रेजी जमाने के प्रावधान और शब्द जाल को पुनः स्थापित किया गया, जैसे जनहित, राज्य की सुरक्षा और विदेशों से संबंध बिगड़ने जैसी अपरिभाषित शाब्दिक बहाने खोज निकाले गए। औपनिवेशिकता में पली बढ़ी अफसरशाही ने नेहरू का संकेत पाकर इन बातों को संशोधन का हिस्सा बनाया। मूल संविधान नागरिक को मौलिक अधिकारों से संपन्न बनाता था। नेहरू ने उसे राजतंत्र के पिंजरे में बंद करवाया। मूल संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा निर्धारित की गई थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी प्रकार अदालत की मानहानि, झूठे आरोप, किसी का अपमान और किसी को बदनाम करने जैसे कार्यों का निषेध था।
नए परिवर्तन में ऐसे 3 आधार जोड़े गए जो कभी परिभाषित नहीं किए जा सकते। राजतंत्र की मर्जी से वे प्रयोग किए जाएंगे। इससे सरकार को मनमानी करने की पूरी आजादी मिल गई। इसी तरह आरक्षण के बारे में निर्णय करने का अधिकार संसद को प्राप्त हुआ। इन संशोधनों पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लोकसभा के अपने ऐतिहासिक भाषण में 16 मई 1951 को टिप्पणी की कि नेहरू सरकार ने संविधान के मौलिक सिद्धांतों को पलट दिया है, जिससे नागरिक स्वतंत्रता में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा, अलोकतांत्रिक कदम उठाए जाएंगे। अखबारों ने संशोधन को अनुचित और अलोकतांत्रिक माना। नागपुर बार एसोसिएशन ने निंदा की। प्रेस, बौद्धिक जगत, व्यापारी, संविधान वेत्ता और वकीलों ने संशोधन के विरोध में शंखनाद किया। इनका विरोध अत्यंत मुखर था, जिससे पंडित नेहरू के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभरी। संसद में विपक्ष सजग और समर्थ था, हालांकि संख्या बल में कम था। संसदीय लोकतंत्र में संख्या बल ही काम करता है। विपक्ष ने मोर्चा संभाला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य जेबी कृपलानी, एच.वी. कामत, नजरुद्दीन अहमद और पंडित हृदयनाथ कुंजरू के प्रश्नों का पंडित नेहरू के पास कोई उत्तर नहीं था। वे निरुत्तर थे। डॉक्टर मुखर्जी को नेहरू ने झूठा कहा तो उन्हें जवाब में डॉक्टर मुखर्जी ने तानाशाह की संज्ञा दी। कांग्रेसी भी विरोध में थे। विपक्ष ने एक स्वर से विरोध किया। प्रस्ताव को अनुचित किया क्योंकि वो जनादेश से बनी संसद नहीं थी। जिन मौलिक अधिकारों की मांग 1895 से शुरू हुई थी, जिसके लिए पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1925 में सेंट्रल असेंबली में विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसके लिए नेहरू कमेटी की रिपोर्ट 1928 में आई थी, और तो और स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में रावी के तट पर पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था, उसे ही नेहरू सत्ता की राजनीति में अपने पांव जमाने के लिए बदलवा रहे थे। अनेक पीढ़ियों की आकांक्षा जिस संविधान में साकार हुई थी, संविधान के पहले संशोधन से पंडित नेहरू उसकी हत्या कर रहे थे। सरदार पटेल ये जानते थे कि मौलिक अधिकारों को ही लोग स्वाधीन भारत में अपने लिए एक कसौटी बनाएंगे। उससे ही तय होगा कि ब्रिटिश शासन के मुकाबले नागरिक कितना स्वाधीन है। संविधान के मेहराब में मौलिक अधिकार उस बीच की ईंट जैसी है जिसे खिसका देने से मेहराब भरभरा कर गिर जाता है। पंडित नेहरू उस ईंट को ही हटा रहे थे। नेहरू ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या उनका सिद्धांत बदल गया था? क्या विचारधारा बदल गई थी? इन प्रश्नों का उत्तर ना में है। जब उन्होंने राजनीति के हुआ तो वे व्यवहारिक के लिए संविधान को बदलकर एक संदेश देना चाहते थे। अदालतों के फैसले से वे विचलित हो उठे थे। जिन घटनाओं ने उन्हें झकझोरा वे अदालती फैसले थे। 8 फरवरी 1950 को मुंबई हाई कोर्ट ने 29 कम्युनिस्ट बंदियों को रिहा कर दिया। उन्हें बंबई पब्लिक सेफ्टी कानून में बंदी बनाया गया था। पुलिस ने उन्हें कोई आरोप पत्र नहीं दिया, मुकदमा नहीं चलाया। संविधान के लागू होते ही अनुच्छेद 22 का सहारा लेकर जैसे ही वे अदालत में पहुंचे कि हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। अंग्रेजी जमाने का पब्लिक सेफ्टी कानून अत्याचार का प्रतीक बन गया था, वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में मीसा था। उसे समाप्त करने की मांग विपक्ष बार बार करता रहा। स्वाधीन भारत की कांग्रेसी सरकारों ने जहां जहां उस काले कानून में गिरफ्तारियां कराई और बिना आरोप के लोगों को जेल में डाला, वहां वहां की हाई कोर्ट ने अपने फैसले सरकारों के विरुद्ध दिए। बंबई, पटना और इलाहाबाद के हाई कोर्ट से निर्णय आए। हर निर्णय पंडित नेहरू की चिंता बढ़ाने वाले थे। उस समय सरदार पटेल जीवित थे। उन्होंने संविधान बदलने की जरूरत नहीं समझी। प्रशासन तंत्र का उपयोग किया। उन कानूनों के प्रावधान में जहां टूटी कड़ियां थीं, उन्हें एक नए कानून से पूरा किया। जो कमी थी उसे दूर कराया। क्या नेहरू ऐसा नहीं कर सकते थे? संविधान में कुछ मौलिक अधिकारों पर पंडित नेहरू को शुरू से आपत्ति थी। वो नहीं चाहते थे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए। सरदार पटेल ने उन्हें तब झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी का ये भी हिस्सा था कि अगर सरकार किसी की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो उसे कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस में जमींदारी प्रथा की समाप्ति पर मतभेद नहीं था। विपक्ष भी जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का पक्षधर था। विवाद सिर्फ इस बात पर था कि मुआवजे का निर्धारण कोर्ट करे या सरकार, उसका सिद्धांत क्या हो। उस समय की दूसरी बड़ी घटना तमिलनाडु प्रांत के सेलम सेंट्रल जेल की है, जहां 200 कम्युनिस्ट बंदी थे। वे मांग कर रहे थे कि उन्हें राजनीतिक बंदी माना जाए। उनको अपराधी बंदियों के साथ रखा गया था।
अपने अधिकार के लिए वे धरने पर बैठे। उन्हें उसी अवस्था में गोलियों से भूना गया। अनेक बंदी मारे गए, ज्यादातर घायल हुए। तमिलनाडु की कांग्रेस सरकार ने सेलम जेल गोली कांड को जायज ठहराया, जिसकी सर्वत्र निंदा हुई। पत्रकार रोमेश थापर क्रॉस रोड्स निकालते थे। वो अंग्रेजी साप्ताहिक था। उनका संबंध भी कम्युनिस्ट आंदोलन से था। उन दिनों कम्युनिस्टों में नेहरू आलोचना के पात्र हो गए थे। क्रॉस रोड्स ने सेलम जेल घटना पर अपनी पत्रिका में एक जबरदस्त अभियान चलाया। मद्रास की सरकार इससे घबरा गई। उसने क्रॉस रोड्स की प्रतियां जब्त करा ली, उसके वितरण पर रोक लगा दी। रोमेश थापर ने लड़ने की ठानी। उन्हें कम्युनिस्टों का समर्थन था। संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी का सहारा भी था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। उन्हीं दिनों राष्ट्रीयता को मुखरित करने वाले अंग्रेजी साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर पर सरकार ने पाबंदी लगाई। वही समय है जब पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में झुंड के झुंड हिंदू वहां के अत्याचारों से पीड़ित होकर भारत में आ रहे थे। ऑर्गेनाइजर ने इसके बारे में लिखना शुरू किया और भारत सरकार की विफलता को उजागर करने लगा। पाकिस्तानी सरकार ने समझौता तोड़ा। समझौते के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा और संरक्षण का दायित्व उसे निभाना था। अप्रैल 1948 में भारत पाक समझौते पर कलकत्ता में हस्ताक्षर हुए थे। दूसरी बार 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ था। इन समझौतों का कोई सकारात्मक प्रभाव हिंदुओं के हित में नहीं हुआ। उनका वहां से आगमन निर्बाध बना रहा। इससे देश में तहलका मचा हुआ था। ऐसी स्थिति में ऑर्गेनाइजर ने नेहरू की नीतियों की खुलेआम आलोचना शुरू की। अपने एक अंक में एक कार्टून छापा। उस समय की परिस्थितियों पर प्रोफेसर बलराज मधोक ने इस तरह लिखा। पूर्वी बंगाल के हिंदुओं की दुख गाथा बढ़ती गई। 1946 में पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की दशा और शोचनीय हो गई तथा वे अधिक संख्या में भारत आने लगे। इस प्रकार इन दो समझौतों के बावजूद पाकिस्तान बनने के कुल 2 वर्षों में ही पूर्वी बंगाल के प्रायः 20 लाख हिंदुओं को विवश होकर अपना चूल्हा चक्की और घर घाट छोड़ना पड़ा। पंजाब और सिंध के लाखों हिंदू जो अपने घर बार से जबरन निकाल बाहर किए गए थे, इसके अतिरिक्त थे। सबसे भयावह स्थिति 1950 के आरंभ में उत्पन्न हुई, जब प्रांत भर में हिंदुओं का योजना अनुसार कत्लेआम शुरू हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 50,000 से भी अधिक हिंदुओं की नृशंस हत्या की गई। हजारों हिंदू देवियों की लज्जा नष्ट की गई और उनके साथ जघन्य अमानुषिक कृत्य किए गए। सामाजिक चेतना संपन्न सभी हिंदुओं को पूर्वी बंगाल से खदेड़ना शुरू कर दिया गया। ये सब कार्यवाही सीधे पाक सरकार की छत्रछाया में उसकी शह के अनुसार ही हुई। पूर्वी बंगाल, आज का बांग्लादेश के निष्कासित लोगों के द्वारा जैसे जैसे इस पाश्विक कृत्यों की खबर लगती गई, वैसे वैसे देश बदलता गया। इन बातों को ही ऑर्गेनाइजर रिपोर्ट कर रहा था। उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को स्थिति की भयावता बताई, उनसे बात की। मंत्रिमंडल की बैठकों में नरसंहार के प्रश्न उठाए। प्रोफेसर बलराज मधोक ने लिखा है, किंतु जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पता लगा कि नेहरू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से एक और समझौता करने जा रहे हैं, तब विरोध स्वरूप उन्होंने चेतावनी दी। नेहरू ने उन विरोध को ठुकराया। 19 अप्रैल 1950 को डॉक्टर मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने संबंधी अपना बयान संसद में दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर मुखर्जी ने 1 अप्रैल को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया। इन घटनाओं से जवाहरलाल नेहरू अत्यंत क्षुब्ध हुए। पत्रकार अशोक टंडन ने लिखा है कि बंबई हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ के अनुसार नेहरू इससे इतने अधिक परेशान हो गए थे कि उन्होंने पटेल को लिखकर हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कलकत्ता की प्रेस पर नेहरू लियाकत समझौते के अमल में बाधा उत्पन्न करने वाले मुख्य अपराधी होने का आरोप लगाया था। अभिनव का कहना है कि विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध विषयक निर्बंधन प्रावधान मुखर्जी को ही लक्ष्य में रखकर किया गया। अस्थायी लोकसभा में अपने एक भाषण में नेहरू ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे युद्ध छिड़ सकता है तो ये बहुत गंभीर बात है। कोई भी राष्ट्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे कार्यों की संज्ञा नहीं दे सकता जिसके परिणाम स्वरूप बड़े युद्ध और विनाश की संभावना खड़ी हो जाए। दूसरी ओर मुखर्जी ने संसद में कहा था कि देश का विभाजन एक भूल थी जिसे समाप्त किया जाना चाहिए, चाहे उसके लिए बल प्रयोग ही क्यों न करना पड़े। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था कि विदेशी राज्यों के साथ
मैत्रीपूर्ण संबंध विषयक अपवाद कहीं कुछ निश्चित क्षेत्रों में उठ रही उस मांग से संबंधित तो नहीं है जो पाकिस्तान से जुड़ी है। 1950 में पटेल और नेहरू के बीच हुए पत्राचार से ये स्पष्ट है कि मैत्री संबंध विषयक प्रावधान भारत द्वारा बल प्रयोग से भारत और पाकिस्तान के एकीकरण की मांग के परिणाम स्वरूप ही जोड़ा गया था। उन्हीं दिनों भारत सरकार की प्रेस सलाहकार समिति की बैठक हुई जिसमें ऑर्गेनाइजर के लेखों और संपादकीय पर विचार हुआ। परिणाम स्वरूप दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने पूर्वी पंजाब सुरक्षा अधिनियम के अधीन 2 मार्च 1950 को ऑर्गेनाइजर के संपादक के.आर. मलकानी और प्रकाशक ब्रिजभूषण को आदेश दिया कि वे हर अंक को छापने से पहले सरकार से अनुमति लें। इसका सीधा अर्थ था कि सरकार ने ऑर्गेनाइजर पर सेंसरशिप की निगरानी बैठा दी। चूंकि वो आदेश देश की राजधानी में दिया गया तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनीतियों का एक संकेत था जो उनकी तानाशाही प्रवृत्ति का एक प्रमाण भी है। वो प्रेस की स्वतंत्रता को छीनने की उद्दंड कोशिश भी थी। इस आदेश के विरोध में संपादक के.आर. मलकानी ने चुनौती देते हुए एक संपादकीय लिखा कि ऑर्गेनाइजर स्वस्थ आलोचना के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार भी चाहे तो इससे कुछ सीख सकती है। वे अपने हर संपादकीय में प्रेस की स्वाधीनता के लिए लिख रहे थे। सरकार को सावधान कर रहे थे कि वो यथार्थ का सामना करे, तथ्यों को छिपाए नहीं। सच भले ही कड़वा हो पर वो सच होता है। लेकिन सरकार ने ऑर्गेनाइजर पर जो पाबंदी लगाई उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्गेनाइजर के वकील N.C. चटर्जी थे। वो हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष थे। उनके ही बेटे सोमनाथ चटर्जी बहुत बाद में लोकसभा के अध्यक्ष बने। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि मुख्य आयुक्त का आदेश अवैध है। इस तरह सरकार को ऑर्गेनाइजर से पाबंदी हटानी पड़ी। वही समय है जब समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने नागरिक स्वतंत्रता के प्रश्न को सर्वोपरि बनाया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया। बंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश M.C. छांगला ने एक व्याख्यान में कहा कि संविधान सबसे ऊपर है, उसमें वर्णित मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक अनुचित है। नेहरू सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला और जनमत का विरोध में जाना चिंता का कारण बना। इस पर एक लोकतांत्रिक सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो पुनर्विचार करे, अपनी भूल सुधारे, लोकतंत्र को पिंजरे में बंद करने की कोशिश न करे, पर ऐसा नहीं हुआ। नेहरू सरकार ने आत्ममंथन नहीं किया, अपनी नीतियों को नहीं सुधारा, अनेक कदम उठाए। वे प्रतिक्रिया में थे। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत अभिव्यक्ति की आजादी पर ही नेहरू सरकार ने हमला बोल दिया। संविधान संशोधन का एक एजेंडा ये भी था कि जहां तक दूसरे एजेंडे का सवाल है जिसका संबंध भूमि सुधार से था, उस पर विपक्ष भी सहमत था। लेकिन नेहरू की सरकार ने विपक्ष को भरोसे में लेने की कोशिश नहीं की। ऐसा चुनावी राजनीति के कारण भी था। कांग्रेस स्वयं श्रेय लेने के लिए व्याकुल थी। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में एक था। उसे मिलाकर 7 मौलिक अधिकार थे। इसके कारण जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में जो कानून बनाए गए उन्हें वहां के हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। नेहरू सरकार ने इसको भी अपना एक एजेंडा बनाया। खासकर बिहार हाई कोर्ट का फैसला जमींदारों के पक्ष में नहीं था, जैसा जवाहरलाल नेहरू समझते थे। बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा ने भी हाई कोर्ट के फैसले को समझने में गलती की। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मत था कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बिहार के कानून की कमियों को रेखांकित किया था। इस आधार पर वे नहीं चाहते थे कि संविधान में फटाफट संशोधन किया जाए। यहाँ नेहरू राजनीति कर रहे थे। अपनी राजनीति के लिए उन्होंने संविधान को माध्यम बनाया। संभवतः उन्हीं की सलाह पर बिहार पहला राज्य है जिसने संविधान में संशोधन की मांग रखी। इससे एक मुद्दा उछला जिसे कांग्रेस ने सामाजिक क्रांति का आवरण दिया। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने एक बयान दिया कि जमींदार सरकार को सहयोग देने के लिए तत्पर है अगर सरकार समस्याओं पर बात करे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं में जमींदारों से संवाद करने में रुचि नहीं थी। इससे उनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण संविधान को रद्द करने और नया संविधान की हिमायत कर रहे थे। नेहरू ने इसे भी अपने पक्ष में एक तर्क माना। संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा की पूर्व संध्या पर लोकसभा के अध्यक्ष G.V. मावलंकर ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा।
ये 15 मई 1951 की बात है। उन्होंने प्रस्तावित संविधान संशोधन पर अपनी आपत्तियां जताईं। दो बातें उन्होंने उठाईं। पहली कि जो संविधान संशोधन प्रस्तावित है वो अनावश्यक है। दूसरी कि इसका समय भी उचित नहीं है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब सुना तो वो दुखी हो गए। उनका भी ये मत था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का कोई आवश्यक कारण नहीं दिखता। अगर सरकार संविधान में संशोधन कर मौलिक अधिकार को कम करती है तो उसे इस बारे में जनमत जानने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रपति का मत था कि नागरिकों के मौलिक अधिकार को छीनना उचित नहीं होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा अध्यक्ष के पत्र का जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि संविधान संशोधन जरूरी है क्योंकि जमींदारी प्रथा समाप्त करने में सरकार को कठिनाई आ रही है। जमींदारी उन्मूलन कानून को तेजी से लागू कराना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस के लिए वो प्राण घातक होगा। इससे स्पष्ट है कि वो संविधान संशोधन राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया जा रहा था। नेहरू ने संविधान संशोधन विधेयक पर जनमत जानने की सलाह को भी ठुकरा दिया। ये प्रश्न डॉक्टर मुखर्जी ने अपने भाषण में उठाया था कि इस संशोधन पर जनमत जानना चाहिए। संविधान में संशोधन के प्रस्ताव से पूरा देश उद्वेलित था। इसके कारण कई थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि वे एक तानाशाह की भांति काम करेंगे। इस कारण भी उस संविधान संशोधन पर बहस लोकसभा की चारदीवारी तक सीमित नहीं रह सकी। उसका प्रभाव देशव्यापी था। पूरे देश में आक्रोश की लहर चल पड़ी थी। न्यायपालिका, मीडिया, साधारण नागरिक और नागरिक स्वतंत्रता के पक्षधर नेतृत्व ने एक स्वर से उस संविधान संशोधन को मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की एक कुचाल माना। इसी अर्थ में वो संविधान संशोधन अपने आप में असाधारण था। क्यों और कैसे, ये उस बहस से जाना जा सकता है जो अस्थायी लोकसभा में हुई। वो दो हिस्सों में हुई। पहली बहस 16 मई 1951 को शुरू हुई, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने लंबे भाषण से प्रारंभ किया। विरोध निराधार नहीं था, ये नेहरू को समझ में आ गया। विपक्ष ने अपने तर्कों से उन्हें निरुत्तर कर दिया था। विपक्ष का नेतृत्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे, इसलिए उस संशोधन पर विचार के लिए एक प्रवर समिति बनाई गई। उसे सौंप दिया गया। हालांकि प्रवर समिति में कांग्रेस का बहुमत था। उस समिति के अध्यक्ष स्वयं जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि 15 माह में ही संविधान को संशोधित करना क्या उचित है। संविधान को लागू हुए ज्यादा दिन नहीं बीते थे। लोकसभा भी अस्थायी थी। पहला आम चुनाव सन्निकट था। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का निर्धारण करता है। उस संशोधन ने एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़ा कर दिया। वो ये कि क्या अस्थायी लोकसभा को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि संसद एक सदनी थी, राज्यसभा गठित नहीं हुई थी, जबकि संविधान संशोधन को दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। क्या जवाहरलाल नेहरू इससे अनभिज्ञ थे? ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। संविधान निर्माण के दौरान एक बार उन्होंने सुझाव दिया था कि संविधान लागू होने के बाद 5 साल की अवधि निर्धारित कर दी जाए, जिसमें संविधान संशोधन को एक सामान्य विधेयक की भांति पारित कराया जा सके। लेकिन संविधान सभा ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसे वो जानते थे। फिर भी नेहरू ने संविधान संशोधन कराने की ठान ली थी। पूरी संसद के गठन की प्रतीक्षा करने का धैर्य भी नहीं दिखाया। पहले दौर की बहस में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू के प्रस्ताव में निहित राजनीतिक और संवैधानिक प्रश्नों को उठाया। जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाया कि अमेरिकी संविधान में पहला संशोधन 3 साल बाद किया गया। उस संशोधन से अमेरिका के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की गई, बल्कि विस्तार किया गया। जबकि जवाहरलाल नेहरू मौलिक अधिकारों को शासन तंत्र की कैद में रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये संविधान का जितना अपमान है, उससे ज्यादा नागरिकों की स्वतंत्रता पर प्रहार है। डॉक्टर मुखर्जी ने अपने तर्कों से यह सिद्ध किया कि नागरिक स्वतंत्रता पर रोक लगाकर नेहरू सरकार लोकतंत्र को अपना बंदी बना रही है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में संशोधन से होने वाले परिवर्तन को बहुत साधारण बताया था। इसे ही डॉक्टर मुखर्जी ने चुनौती दी। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू अपने सीने पर हाथ रखकर ये कह सकते हैं कि क्या ऐसा ही है। नेहरू जानते हैं कि इस संशोधन से अनेक गंभीर प्रश्न जुड़े हुए हैं। उन्होंने सीधे पूछा कि नागरिकों को संविधान ने जो अधिकार दिए वे वापस लिए जा रहे हैं तो क्यों? क्या नेहरू डर गए हैं? क्या वे मनमानी करने के लिए अधिकार ले रहे हैं? क्या उनका संसद में भरोसा है?
डॉक्टर मुखर्जी का कहना था कि प्रधानमंत्री इस संशोधन को कांग्रेस पार्टी का एजेंडा बना रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सदस्यों के लिए एक निर्देश जारी किया था, वो डॉक्टर मुखर्जी को प्राप्त हो गया था। डॉक्टर मुखर्जी ने आरोप लगाया कि नेहरू सरकार राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में विफल हो गई है। इस कारण नागरिकों की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। इससे स्वाधीन भारत में लोकतंत्र के विकास में बड़ी बाधा आएगी। संविधान संशोधन से लोकतंत्र को पिंजरे में बंद किया जा रहा है। डॉक्टर मुखर्जी ने एक चीनी पुस्तक का एक अंश पढ़कर सुनाया, जिसमें यह कहा गया था कि ब्रिटेन अमेरिका का रनिंग डॉग है। नेहरू को उस पुस्तक में ब्रिटेन का रनिंग डॉग बताया गया था। भारतीय संविधान की जय यात्रा किसने रोकी? वे कोई और नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इतिहास की अदालत में जब भी ये सवाल उठेगा, तब आरोपों के घेरे में जवाहरलाल नेहरू खड़े पाए जाएंगे। इतिहास गवाही देगा कि नेहरू ने सत्ता में पहुंचते ही रावी के तट पर ली शपथ को भुला दिया। कराची कांग्रेस के ऐतिहासिक निर्णय को पलटने का इरादा बनाया। उसी कांग्रेस में मौलिक अधिकारों का निर्णय हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों को संविधान का मर्म स्थल कहा था। उस पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हथौड़ा चलाया। पंडित हृदयनाथ कुंजरू का कहना था कि अनुच्छेद 19 और 31 का संशोधन वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर देगा। पहले हिस्से की बहस से ये भी स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस के सदस्य संशोधन के विरोध में हैं। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो वे अपना मत उसके विरोध में देंगे। उस संशोधन के विरोध में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे आचार्य जे.बी. कृपलानी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वे खुलकर विरोध में आ गए। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी में देशबंधु गुप्त ने एक प्रस्ताव रखा कि अनुच्छेद 19 में संशोधन न हो, लेकिन वो नेहरू के दबाव में पारित नहीं हो सका। अखबारों के संपादकों का एक संगठन था, AINEC, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर कॉन्फ्रेंस। देशबंधु गुप्ता उसके अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिला और मांग की कि प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाले संशोधन को वापस लेना चाहिए, पर प्रधानमंत्री ने उनकी मांग नहीं मानी। उस संशोधन का विरोध जहां मीडिया कर रहा था, वहीं नामी वकीलों ने भी नया मोर्चा खोल दिया। PN मेहता ऐसा ही एक सम्मानजनक नाम था। उन्होंने लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह के बचाव में वकालत कर नाम कमाया था। उन्होंने संविधान सोसाइटी बनाई थी, वे उसके महामंत्री थे। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर्स कॉन्फ्रेंस यानी AINEC को संबोधित करते हुए जोर देकर घोषणा की थी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक टोक का इरादा भारत का नहीं है। इसे याद दिलाकर उन्होंने बयान दिया कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने जा रही है। ये नागरिकों पर हमला है। संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उनके इस बयान ने वकीलों पर जादू कर दिया। दिल्ली में 50 से ज्यादा बड़े वकील सामने आए, जिनका नेतृत्व NC चटर्जी और गोपीनाथ कुंजरू, पंडित हृदयनाथ कुंजरू के भाई जैसे लोग कर रहे थे। इन दोनों ने एक अपील जारी की कि देश का हर बार एसोसिएशन संविधान की रक्षा के लिए विरोध प्रकट करे। अस्थायी लोकसभा से संविधान संशोधन विधेयक प्रवर समिति में विचार के लिए पहुंचा, जहां कांग्रेस का बहुमत था, लेकिन विपक्ष भी अपने नाम और धाम में नेहरू से कम नहीं था। उसका नेतृत्व हृदयनाथ कुंजरू, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार हुकुम सिंह, KT शाह और नजीरुद्दीन अहमद कर रहे थे। वे मौलिक अधिकारों के योद्धा के रूप में वहां थे। पूरे देश में जो तीखी बहस छिड़ी हुई थी, उसका वे वहां प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक बयान दिया कि सरकार संविधान की मर्यादा का उल्लंघन न करे। इस बयान से बहस ने अपूर्व गति प्राप्त की। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज NC चटर्जी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज SP सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का समर्थन कर वातावरण को तूफानी बना दिया। बंबई में एक प्रोग्रेसिव ग्रुप काम कर रहा था, जिसमें मुस्लिम और पारसी ज्यादा थे। उन्होंने चुनौती दी कि अस्थायी संसद संविधान से छेड़छाड़ कैसे कर सकती है। जनमत अपने विरुद्ध होता देख नेहरू ने अंग्रेजी के कुछ बड़े अखबारों के प्रतिनिधियों को बुलाया, जिनमें कुछ संपादक और मालिक भी थे। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक देवदास गांधी, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका और हिंदू से B शिवराव को बुलाकर उन्होंने बात की। प्रधानमंत्री से उन लोगों की बातचीत असहमति में समाप्त हो गई। हालांकि वे अपनी ओर से सफाई के साथ साथ प्रेस की स्वतंत्रता के लिए मौखिक आश्वासन देते रहे। यह बात
जब AINEC के अध्यक्ष देशबंधु गुप्त को मालूम हुई तो उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि आपके मौखिक आश्वासन का कोई अर्थ नहीं है। अगर वास्तव में आप प्रेस की स्वाधीनता को मानते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा जाए जो प्रेस की स्वतंत्रता का लिखित प्रावधान करे। ये प्रावधान उसी तरह का होना चाहिए जैसा कि अमेरिका के संविधान में है। उन्होंने ये भी लिखा कि सरकार जो भी संशोधन ला रही है वो सत्तारूढ़ दल के हित में है। सरकार जब चाहेगी प्रेस की स्वाधीनता पर मनमानी अंकुश लगाएगी। नेहरू ने इस सुझाव को ठुकरा दिया। कानपुर में ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव रहते थे। वे वायसराय काउंसिल में मंत्री पद पर थे। उनका समाज में ऊंचा स्थान था। उन्होंने भी एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि सरकार ने संविधान में संशोधन के लिए जो समय चुना है वो गलत है। संशोधन का विचार ही अनुचित है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि किसी अनुभवहीन अफसर की सलाह पर प्रधानमंत्री संशोधन ला रहे हैं। मीनू मसानी उनके दामाद थे जो कभी नेहरू के समाजवादी साथी थे। जब सर्वत्र निंदा होने लगी तो मीडिया ने जनमत को जगा दिया। ये धारणा पक्की होने लगी कि सरकार संशोधन से प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश का अस्त्र हासिल करने जा रही है। दूसरे शब्दों में जवाहरलाल नेहरू की छवि एक तानाशाह की बनने लगी। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बयान दिया, इन संशोधनों का उपयोग मेरी सरकार नहीं करेगी। हम इसे भविष्य की संसद को उपहार स्वरूप एक धरोहर के रूप में देने जा रहे हैं। इस बयान से जवाहरलाल नेहरू का दोहरापन सामने आया। उनसे बंबई के एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि फिर इसे इसी अस्थायी लोकसभा में लाने का क्या तुक है। वो पत्र अखबारों में छपा। जो प्रबल जनमत पैदा हुआ उससे कांग्रेस के सांसद अप्रभावित नहीं रह सके। प्रवर समिति के कांग्रेसी सदस्यों पर भी मानसिक दबाव आया। वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए पार्टी में आवाज उठाने लगे। अनेक सदस्यों ने सुझाया कि अनुच्छेद 19 के 2 में प्रदत्त निर्बंधन यानी रिस्ट्रिक्शन शब्द से पहले युक्ति युक्त यानी रीजनेबल शब्द जोड़ा जाए तथा 19 के 1 के क में भी किसी तरह का परिवर्तन न किया जाए। यही बात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हृदयनाथ कुंजरू कांग्रेसियों को समझा रहे थे। इस परिवर्तन में वो ये भी शामिल कराना चाहते थे कि प्रतिबंध के बारे में न्यायालय निर्णय करे, शासन तंत्र नहीं। नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। ये उन्होंने टीटी कृष्णमाचारी को लिखे पत्र में बताया। प्रवर समिति ने अपना काम 22 मई 1951 को पूरा कर लिया। नेहरू ने माना कि विपक्ष उन पर भारी पड़ा। सुबह शाम दोनों वक्त प्रवर समिति की बैठक करनी पड़ी। अनुच्छेद 19 और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही बहस ज्यादा केंद्रित थी। अंततः विपक्ष ने नेहरू को झुका दिया। देशव्यापी आलोचनाओं ने कांग्रेसी सांसदों को भी पार्टी के अनुशासन से डिगाया। 23 मई 1951 को जब कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई तो उसमें से 77 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर से लिखित मांग की कि उन्हें पार्टी के अनुशासन में इस सवाल पर न बांधा जाए। वे जैसा उचित समझते हैं वैसा वोट डालने की उन्हें अनुमति दी जाए। इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है कि उस ज्ञापन से पंडित नेहरू पर क्या गुजरी होगी। वे पहले चकित हुए और फिर सदमे में आ गए। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि 3 दिन पहले जो पार्लियामेंट्री पार्टी एक स्वर से उनका समर्थन कर रही थी उसमें अचानक ऐसा क्या परिवर्तन आया। नेहरू ने खतरे को समझा। उसी दिन कैबिनेट की बैठक भी हुई जिसमें मतभेद खुलकर सामने आए। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इस विषय पर नजर रखी हुई थी। उन्होंने सरकार को अपने विचार से अवगत कराया। इसका परिणाम हुआ कि प्रवर समिति को नया ड्राफ्ट बनाना पड़ा। प्रवर समिति की रिपोर्ट 25 मई को तैयार हुई थी जो 18 पेज की रिपोर्ट थी जिसमें 16 पेज विरोध में थे। शेष 2 पेज में प्रवर समिति की रिपोर्ट सरकार के अनुकूल थी। प्रवर समिति में विपक्ष के 5 सदस्य थे जिनका नेतृत्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हृदयनाथ कुंजरू कर रहे थे। इनका स्पष्ट मत था कि इतनी जल्दबाजी में संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। हृदयनाथ कुंजरू ने अपनी असहमति में सेंसरशिप के काले इतिहास का उल्लेख करते हुए कांग्रेस को चुनौती दी कि वो बताए कि स्वतंत्र भारत में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल यानी DIR जैसे काले कानूनों की क्या जरूरत है। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 124 के क और 153 के क को पुनः जीवित करने का क्या तुक है। ये दोनों 1818 में देशभक्तों को सीखचों में बंद करने के लिए बनाए गए थे। उनका कहना था कि देश स्वतंत्र हो गया है। कानून की पुस्तकों में इनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। KT शाह, सरदार हुकुम सिंह
और नजीरुद्दीन अहमद ने साझा विरोध किया। उनकी असहमति का दस्तावेज एक था। इन तीनों का तर्क था कि संविधान का अनुभव अत्यंत अल्प है, कोई भी संशोधन इस समय अनुचित होगा। लेकिन प्रवर समिति में कांग्रेस का बहुमत था और कांग्रेसी सदस्य नेहरू के प्रभाव में थे। प्रवर समिति की रिपोर्ट से देश में घोर निराशा हुई और अखबारों ने असंतोष जताया। अस्थायी लोकसभा में प्रधानमंत्री ने प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये 29 मई 1951 की बात है। उसी समय एच.वी. कामथ ने कोशिश की कि प्रवर समिति के रहस्य को वे उजागर करें। अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। उस दिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान संशोधन के पक्ष में 70 मिनट बोले। एक जगह वर्णन मिलता है कि नेहरू के बाद जैसे ही नजीरुद्दीन अहमद के बोलने की बारी आई कि अचानक आसमान गरज उठा, ओले बरसने लगे, बिजली गुल हो गई, अंधकार छा गया, मानो प्रकृति भी नेहरू को चेतावनी दे रही हो। एच.वी. कामथ ने टिप्पणी की कि गणतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता छीनने से अंधेरा हुआ है। जैसे जैसे बहस बढ़ी, अस्थायी लोकसभा में तूफानी शब्द बाणों को आर पार आते जाते देखा गया। जिरोम डिसूजा और फ्रैंक एंथोनी ने ये तो माना कि इस संशोधन से नेहरू की तानाशाही कायम होगी, लेकिन वे इससे इसलिए सहमत हैं क्योंकि यह कम्युनिस्ट तानाशाही से बेहतर होगी। प्रवर समिति की रिपोर्ट पर विपक्ष का नेतृत्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आचार्य जे.बी. कृपलानी ने संभाला। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि संविधान में मौलिक अधिकारों का अध्याय हमने इसलिए जुड़वाया है कि उसमें सरकार मनमानी न कर सके। नागरिक की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकारों में स्पष्ट आश्वासन है। आचार्य जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के अग्रणी नेताओं में से थे। उन्होंने कहा कि जमींदारी प्रथा समाप्त करने के वादे से देश परिचित है, इसलिए संशोधन पर हमें आपत्ति नहीं है। हालांकि बिना संविधान संशोधन के भी जमींदारी प्रथा का उल्लंघन किया जा सकता है। उन्होंने पंडित नेहरू को याद दिलाया कि मौलिक अधिकारों का संविधान में महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। ये देश को दिया गया कांग्रेस का वचन था, इसमें परिवर्तन करना वचन भंग जैसा है। वो संविधान संशोधन पारित हो गया, उसकी सर्वत्र निंदा होने लगी। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऊहापोह में पड़ गए। उनके सामने विकट प्रश्न थे, वे संवैधानिक थे। दो बड़े प्रश्न थे। पहला कि क्या अस्थायी लोकसभा को संविधान संशोधन का अधिकार है। दूसरा प्रश्न था कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लंघन किया जा सकता है। उस प्रक्रिया में दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से संशोधन हो सकता है। उस समय राज्यसभा गठित नहीं थी, संविधान सभा विसर्जित हो गई थी, वही अस्थायी लोकसभा के रूप में काम कर रही थी। उसमें ही अध्यक्ष ने संविधान संशोधन पर 31 मई 1951 को मत विभाजन करवाया। 246 सदस्यों ने समर्थन में वोट डाला और 14 विरोध में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान विद अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर से सलाह मांगी। वे संविधान सभा के भी सदस्य थे। उनकी सलाह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर कर दिए, जिससे 18 जून 1951 को संविधान संशोधन लागू हो गया, जिससे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का तानाशाही चेहरा उजागर हुआ। देश ने देखा और अपना माथा पीट लिया। संविधान में एक काला अध्याय जुड़ गया। जिन अधिकारों को जवाहरलाल नेहरू ने छीना, उन्हें कभी वापस लौटाया नहीं गया। संविधान के ये अनुच्छेद तब संशोधित किए गए। 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 376, अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 का 31 का ख और 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। अनुच्छेद 19 में संशोधन कर युक्ति युक्त परंतु जो जोड़ा गया उससे राजद्रोह की धारा वापस आ गई, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 124 और 153 ए है। आखिरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र पर प्रतिबंध का प्रारंभ करने में सफल हो गए। उन्होंने एक नई प्रथा शुरू की। संसद से सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को पलटने के लिए भी वो संविधान संशोधन था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया था। उसे पंडित नेहरू ने संसद से पारित कराकर बहाल कराया। इससे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन आ गया। संविधान संशोधन के तुरंत बाद सरकार ने प्रेस को नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाया। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में जो 9वीं अनुसूची जुड़वाई, वो ऐसी अनुसूची है जो भारत सरकार को हर तरह के असंवैधानिक निर्णय का अधिकार देती है। जब संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला संशोधन के पक्ष में आया। ये 5 अक्टूबर 1951 की बात है।
इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन को वैध ठहराया। जवाहरलाल नेहरू यही तो चाहते थे, पर इतने से उन्हें संतोष नहीं हुआ। सरदार पटेल के समर्थन से कांग्रेस अध्यक्ष बने पुरुषोत्तम दास टंडन से त्यागपत्र दिलवाया गया। वे स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बने। दोस्तों, क्या आपको याद है मोदी सरकार का वो फैसला जिसने देश के लगभग सभी बिजनेसमैन को हिलाकर रख दिया था? और इस फैसले